गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारा में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। हाँ, आज हम बात करेंगे कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए हैं उसके बारे में। तो पहला सवाल है कि मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूँ। पहले मैं एकदम ठीक था, पर पैरालिसिस होने के बाद मुझे यूरिन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपको पैरालिसिस का अटैक आया है तो इट इज़ मोर ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं कि नर्व्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से आपको यूरिन पास करने में तकलीफ़ हो रही है, या तो आपको पता नहीं चलता है और यूरिन ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, जिसे हम इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ यूरिन कहते हैं। तो आपको अच्छे न्यूरोफिजिशियन जो रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो रहते हैं, उनका ओपिनियन लेने की आवश्यकता है। ओके, टेसा पैसा प्रोसीजर क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। टेसे एंड पैसे प्रोसीजर जो है, बेसिकली इट इज़ अ परक्यूटेनियस जो बायोप्सी ली जाती है, या तो टेस्टिकुलर बायोप्सी। सो दोनों प्रकार की जो मेथड है, अल्टीमेटली पर्पस एक ही है कि इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जैसे अगर किसी का सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट है उसमें स्पर्म्स नहीं दिख रहे हैं, यानी कि नील काउंट है, तो इसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। अभी एजोस्पर्मिया जो रहते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जिसे कहा जाता है, और एक रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव। एक जो है इसे हम प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर कहते हैं। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मली हो रहा है टेस्टिस के अंदर, लेकिन उसको बाहर निकलने का जो रास्ता है वहाँ पे यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो तभी भी जो इजैकुलेटरी सैंपल है, स्पर्म का, सीमेन का जो सैंपल है, उसके अंदर नील काउंट आ सकता है। तो यह जो पेशेंट है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया डायग्नोज किया जाता है और यह पेशेंट को कंसीव करना है, तो यह पेशेंट में हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं टेस्टिस में से, या तो परक्यूटेनियस स्पर्म एस्पिरेशन कर सकते हैं, और यह जो स्पर्म्स रहते हैं उसकी मदद से आईवीएफ की प्रोसीजर, इक्सी प्रोसीजर करके उनको रिजल्ट दिया जाता है। ओके, अगला सवाल है कि मेरा पेशाब नहीं छूटता, किंतु पेशाब के वक्त जल्द से जल्द पेशाब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये मैं ज़्यादातर पेशाब नहीं रोक पाती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पेशाब रोकने में आपको तकलीफ़ होती है, या तो बार बार पेशाब जाने की सेंसेशन हो रही है, या तो अर्जेंसी जिसे हम कहते हैं, या तो काफ़ी पेशेंट रहते हैं उनको यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि वापस उनको यूरिन पास करने जाना है। सो यह जो सारे सिम्टम्स हैं, इसे हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिंड्रोम कहते हैं, और यह जो पेशेंट रहते हैं उनमें मेडिसिन का एक रोल रहता है। इवन जनरली इसको डायग्नोज हम ऐसे करते हैं कि यूरोडायनामिक स्टडी की जाती है, और उसकी मदद से वेदर इट इज़ अ ओवर एक्टिव ब्लैडर है या किस लेवल पे प्रॉब्लम है, वह पहले डायग्नोज करना होता है, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट दी जाती है। सो काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि उनको मेडिसिन से ही राहत मिल जाती है, लेकिन यदि कोई पेशेंट है कि जिनको खांसने पे या तो भारी सामान उठाने पे अगर यूरिन लीक होता है, तो ऐसे पेशेंट को आइदर सिस्टोसिल यानी कि जो पेशाब का जो थैली है वो अगर नीचे सरक गया है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसे रिपेयर करना पड़ता है, या तो टीओटी सर्जरीज जिसे हम कहते हैं कि ट्रांस ऑब्चुरेटर सर्जरीज। तो इस मदद जो टेप रहता है और उसकी मदद से उनकी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको टाइट किया जाता है, तो इस वजह से उनके जो सिम्टम्स है उसमें उनको राहत मिल सकती है। ओके, अगला सवाल है कि मैं 11 साल की बच्ची हूँ और मुझे वाइट डिस्चार्ज होता था, 2 साल हो गया उसको। वाइट डिस्चार्ज को मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुझे वाइट डिस्चार्ज और इचिंग के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और अभी वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है, पर अभी मेरा पीरियड भी शुरू हो गया है। जो पीरियड आता है वो सिर्फ 5-6 बूंद ही निकलता है, ऐसा ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जनरली अगर आपका ये फर्स्ट पीरियड है
तो एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर यानी कि 6 महीने से 1 साल का समय देना चाहिए, ताकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो जाए हैं। और इनिशियली काफ़ी बार हम देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड आ जाता है, फिर बीच में 2-3 महीना पीरियड नहीं आता है, और उसके बाद रेगुलरली पीरियड स्टार्ट होता है। इवन आजकल हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं टीनेजर गर्ल्स में कि बिकॉज ऑफ ओवर वेट, ओवर ईटिंग, यस, इसकी वजह से भी काफ़ी बार पीसीओडी का रिस्क बढ़ जाता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम कहते हैं। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, आप ओवरवेट हो, ओबेसिटी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पीरियड्स का फ्लो है वह शायद ड्रॉप्स में ही आए या तो स्पॉटिंग जैसा ही आएगा। इवन आपके पीरियड्स इरेगुलर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ओके, अगला सवाल है कि मेरी एज 25 ईयर है, मैं अनमेरिड हूँ, 5 to 6 मंथ से मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे मॉन्टॉक्स टेस्ट करवाने को बोला है। तो क्या मैम, मैं अनमेरिड गर्ल को भी वो हो सकता है ट्यूबरक्यूलोसिस? अगर मेरी अभी शादी होने वाली है 2 महीने में, तो मुझे क्या बाद में कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और मुझे आगे क्या करना चाहिए? काफ़ी लंबा सवाल है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर देती हूँ। पहले तो मैरिड है या अनमैरिड है, किसी को भी ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कि यदि आपकी शादी होने वाली है और कंसीव करने के लिए, तो आपका जनरली जो हम टेस्ट एडवाइस करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस है या नहीं है वह कंफर्म करना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर मैरिज आप कोशिश करें कि जितना हो सके उतना जल्दी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। यदि विदिन 6 मंथ्स अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकता है, तो उसके लिए जो भी टेस्ट है फेलोपियन ट्यूब के लिए वगैरह, वह टेस्ट आप अच्छे से करवा सकते हैं। यदि आपके फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है और दूसरा कोई प्रॉब्लम फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर नहीं है, इवन हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं टू रूल आउट ट्यूबरक्यूलोसिस। और यदि यह सारी जांच आपकी नॉर्मल है, तो शायद आपको कंसीव करने में भी तकलीफ नहीं आएगी। अगला सवाल है कि मैडम, मेरे पति की उम्र 69 ईयर है, उन्हें कई साल से लेट्रिन और पेशाब दोनों लगने पर अंडरवियर में और बिस्तर पर हो जाता है, तो कृपया इसके लिए कोई आसान उपाय आप बताइए। पहले तो स्टूल और यूरिन दोनों उनको बेड में ही हो जाता है, सो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है कि पैरालिसिस का अगर अटैक आया है या तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनको यह समस्या हो रही है। इवन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी कि लोअर स्पाइनल कॉर्ड में अगर जैसे ट्रॉमा, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो इसकी वजह से भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप नज़दीकी कोई न्यूरोफिजिशियन या तो न्यूरोलॉजिस्ट है, इवन कोई जनरल फिजिशियन है, उनका भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरी एज 40 ईयर है और मेरे प्रीवियस 3 नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अभी मुझे जब यूरिन पास करती हूँ तो बार बार वॉशरूम लगती है, और जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे वॉशरूम जाना है, तो मुझे आगे कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? पहले तो आपका जो सवाल आपने पूछा है उससे लग रहा है कि आपको यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है कि यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो पहले तो उसका जांच ज़रूरी है। अगर इन्फेक्शन आता है तो उसकी ट्रीटमेंट से ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि इवन किडनी में या तो यूरेटर में अगर कोई पथरी है, स्टोन है, उसकी वजह से भी बार बार आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। इवन अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो उसमें भी यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। तो पहले यह बेसिक चीज़ रूल आउट करना आवश्यक है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो आपको एक यूरोडायनामिक स्टडी करवा के अगर वहाँ पे आपका डायग्नोसिस होता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वह हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जा सकता है। ओके, अगला सवाल है कि टीबी का कोर्स पूरा होने पर क्या फेलोपियन ट्यूब खुल जाती है, और कितने चांसेस होते हैं ट्यूब खुलने के? जनरली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जो ट्रीटमेंट होता है वह टोटल 6 मंथ्स का होता है। उसमें 2 महीने जो मेडिसिन दी जाती है दैट इज़ AKT4, और मेजॉरिटी जो हम देखते हैं पेशेंट्स उनमें AKT4 और उसके बाद AKT3। जैसे अगर कोई पेशेंट की इच्छा है कि उनको नेचुरली प्लान करना है आफ्टर AKT4, तो AKT3 शुरू होने के बाद हम उनको गाइड करते हैं नेचुरली कंसीव होने के लिए। और काफ़ी चांसेस रहते हैं कि एक बार आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लेते हो तो आपके फेलोपियन ट्यूब ओपन हो सकते हैं। लेकिन यदि
मेल फैक्टर भी है, यानी कि अगर सीमन काउंट है या तो मोटिलिटी है, उसमें भी अगर पुअर मोटिलिटी है या तो पुअर काउंट है, तो ऐसे पेशेंट को हम फर्दर आईवीएफ का ऑप्शन देते हैं। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि अगर पेशेंट ने रेगुलर मेडिसिन नहीं लिया है तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और ऐसे पेशेंट में फेलोपियन ट्यूब ओपन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान यही रखना है कि यदि आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स स्टार्ट किए जाते हैं तो आपको रेगुलरली उसको लेना है, आपको खुद से उसको स्टॉप नहीं करना है। काफ़ी बार मैं सुनती हूँ ओपीडी में कि पेशेंट बोलते हैं मैम हमने 2 महीना ट्रीटमेंट का कोर्स लिया है या तो 3 महीने का ही कोर्स लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है कि उसका जो ट्रीटमेंट का कोर्स ड्यूरेशन है वह 6 महीने का है। AKT4 मेडिसिन 2 महीने लेना है और AKT3 मेडिसिन 4 महीने लेना है। सो यदि आप 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको फेलोपियन ट्यूब ओपन होने के चांसेस, और अगर बाकी सारे फैक्टर्स अगर नॉर्मल है कंसीव करने के लिए, तो नेचुरली भी आप कंसीव कर सकते हो। ओके, अगला सवाल है कि हमारी एक लड़की है और हमारी अभी जो रिपोर्ट करवाया तो उसमें हमारी दोनों ट्यूब ब्लॉक दिखा रही है, तो हमें आगे क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? पहले आपने बताया कि एक लड़की ऑलरेडी है और इट मीन्स कि आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, दूसरा बच्चा रुकने में तकलीफ़ हो रही है और आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वह ब्लॉक है। सो आपने पहले तो मैं जब तक सोच रही हूँ कि HSG टेस्ट करवाया होगा। सो पहले तो एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करके कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मेरे पहले के वीडियोस में भी मैंने समझाया है, इवन HSG के ऊपर भी एक वीडियो है, वह भी आप सुन सकते हो कि HSG जब भी हम करते हैं तो विदाउट एनेस्थेशिया की जाती है और काफ़ी बार पेशेंट को पेन की वजह से स्पाज़म होता है और इसकी वजह से आपके दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक दिखा सकते हैं HSG रिपोर्ट में। लेकिन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जब हम करते हैं तो वो अंडर एनेस्थेशिया होता है, पेशेंट रिलैक्स होता है। तो एक बार काफ़ी बार हम देखते हैं कि HSG में दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक आता है लेकिन लेप्रोस्कोपी में दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन दिखाता है। सो पहले फर्स्ट प्राइमरी यह कंफर्म करना है कि वेदर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या ओपन है। यदि लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में भी दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक दिखा रहा है तो वेरी हाई चांसेस है कि वहाँ पे अगर यूट्रस के ऊपर ट्यूबरक्यूल्स या तो ट्यूबरक्यूलोसिस के अगर कोई साइंस दिखते हैं या तो अगर साइंस नहीं भी दिखते हैं तो जनरली एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है फॉर TB-PCR। उसमें हम कंफर्म करते हैं कि वेदर ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या तो ट्यूब्स के अंदर कोई पैथोलॉजी है यानी कि पानी भर गया है, इवन एडेशंस वगैरह अगर डेवलप हुआ है या तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, तो कौन सा रीज़न है कि जिस वजह से फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक दिखा रहा है वो पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन यदि दूसरा कोई रीज़न नहीं मिलता है और दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो जनरली ऐसे पेशेंट में IVF इज़ अ बून IVF ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। और इस टॉपिक के रिलेटेड मेरा पूरा वीडियो है, वह भी आप अच्छे से सुन सकते हो। ओके, अगला सवाल है कि मैम मैं IVF ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हुई हूँ और मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और ठंडक के इंजेक्शन 10 दिन के लिए लेने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जनरली IVF प्रेगनेंसी जो रहती है और इनिशियल जो टाइम है अर्ली प्रेगनेंसी का लेस देन 3 मंथ्स का जो समय है उस दौरान ब्लीडिंग की समस्या होना बहुत ही कॉमन है। सो पहले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको ठंडक के इंजेक्शंस वगैरह दिए हैं 10 दिन के लिए दिया है, प्लस आपको बेड रेस्ट भी एडवाइस किया होगा, तो जो भी ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया गया है वह 100% राइट है। सो आप वह एडवाइस अच्छे से फॉलो कीजिए और वेट एंड वॉच ही करना होता है। इन केस वहाँ पे कोई ब्लीडिंग है, हेमाटोमा है, तो उसको भी जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे ही रेगुलर आपका सोनोग्राफी करके फॉलोअप किया जाएगा। और ऑन एन एवरेज 12 वीक्स तक का जो समय होता है वह थोड़ा रिस्की रहता है। तो यह समय में अगर आप जो प्रिकॉशंस हैं, परहेज़ वगैरह जो है वह अच्छे से रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका यह प्रेगनेंसी फ्रूटफुल होगा। अगला सवाल है कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में कितने दिन रेस्ट करने की ज़रूरत रहती है? एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी जो है उसमें भी जनरली जो हम एडवाइस करते हैं कि आपको 7 to 10 डेज़ रेस्ट करना है, 6 हफ्ते तक आपको परहेज़ रखनी है। और मेरा जो बच्चेदानी के ऑपरेशन का जो वीडियो है उसमें भी क्या क्या परहेज़ रखना है
वह काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है, तो वह भी वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। और जनरली 6 हफ्ते का जो समय है ऑन एन एवरेज की जो अंदर के जो स्टिचेस वगैरह रहते हैं उसको हील होने के लिए कम्प्लीटली 6 हफ्ते का समय लगता है। तो आइडियली आप 1.5 महीने तक का परहेज़ रख सकते हो और 7 से 10 दिन रेस्ट कर सकते हो। अगला सवाल है कि अगर स्पर्म की मोटिलिटी 0 है तो क्या आईवीएफ में सक्सेस मिल सकती है, और वाइफ को पीसीओडी है तो क्या उसमें आईवीएफ पॉसिबल हो सकता है? आपके जो केस है इसमें दोनों साइड से प्रॉब्लम है, यानी कि फीमेल पार्टनर जो है उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी उनकी जो एग्स की क्वालिटी वगैरह है वह इम्प्रूव करने के लिए वह हिसाब से मेडिसिन दिए जाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट किए जाते हैं आईवीएफ प्रोसेस में। और दूसरा कि जो मेल पार्टनर है, जैसे आपने बताया है कि एजोस्पर्मिया है, तो एजोस्पर्मिया कौन से कैटेगरी का है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, वह पहले फाइंड आउट करना होता है। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसके लिए जो ऑप्शन दिया जाता है दैट इज़ आइदर स्पर्म डोनर का ही ऑप्शन रहता है या तो अडॉप्शन का ऑप्शन रहता है। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो टैसे पैसे जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर से आपके जो टेस्टिस है उसमें से स्पर्म रिट्राइव किए जाते हैं और आईवीएफ की प्रोसीजर से आपको एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और वह हिसाब से आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए सवाल तमारा। थैंक यू।